हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 10 के एग्जाम्पलर का बायोलॉजी का चैप्टर है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस सॉल्यूशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कहता है कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कब होता है, लैंगिक जनन में होता है। आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कब होता है, लैंगिक जनन के दौरान होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। कहता है कि जब गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच क्या क्या है, संकरण कराया गया तो एक लाल रंग का फूल बना, दो गुलाबी रंग का और एक सफेद रंग का फूल बना। तो कहता है इसका स्वरूप क्या होगा। तो क्या किया गया, दो गुलाबी रंग का फूलों के बीच क्या कराया गया था, स्वपरागण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मटर के एक लंबे पौधे टीटी और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति की उत्पन्न हुई, इसके सभी पौधे लंबे थे क्योंकि। अब क्या किया जाता है कि मटर के एक लंबे पौधे टीटी और एक क्या था, बौने पौधे टीटी का संकरण कराया गया। तो क्या होता है कि ये जो इससे जो बीज बनेगा वो क्या बनेगा, F1 जनरेशन का बनेगा। तो F1 जनरेशन में जो होता है कि जो प्रभावी विशेषक होता है वो क्या होता है, सिर्फ वही एक्सप्रेस होता है। तो जो बीज बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें प्रभावी विशेषक लंबा वाला और ये टी वाला। तो मतलब जो बीज बनेंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे। मतलब क्योंकि जो लंबा वाला विशेषक था वो ज्यादा प्रभावी था और F1 जनरेशन में जो बीज मतलब जो संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें सिर्फ प्रभावी विशेषक क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि लंबा होना क्या था, प्रभावी विशेषक था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन ये है कि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है। तो ये सही है। क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, उसमें प्रत्येक प्रोटीन के लिए, ठीक है, प्रत्येक हार्मोन के लिए और प्रत्येक एंजाइम के लिए क्या होता है, एक अलग से जीन होता है। क्या होता है, एक अलग से क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, जीन होता है। मगर जो वसा के अणु होते हैं उसके लिए स्पेशल जीन नहीं होता है। तो इसमें जो कथन डी है वो क्या है, सही नहीं है। वसा के अणु के लिए स्पेशल जीन नहीं होता, प्रोटीन के लिए स्पेशल जीन होता है, हार्मोन के लिए भी स्पेशल जीन होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे का संकरण कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे। मान लीजिए कि क्या है, हमने क्या किया, रॉन्ड और ग्रीन को किससे संकरण कराया, ब्रिंकल और येलो से। तो हमने बताया कि F1 जो जनरेशन होते हैं उसमें क्या होते हैं कि जो ज्यादा प्रभावी विशेषक होते हैं, F1 जनरेशन में जो प्रभावी विशेषक होते हैं सिर्फ क्या होते हैं, वही स्प्रेक्स होते हैं। तो इस वाले बीज से क्या हो जाएगा, प्रभावी विशेषक क्या हो जाएगा, RR, और इस वाले बीज से क्या हो जाएगा, YY। तो मतलब जो बीज बनेगा F1 जनरेशन में वो क्या होगा, राउंड और येलो होगा, गोल और पीले। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि F1 जनरेशन में जो प्रभावी विशेषक होते हैं सिर्फ क्या होते हैं, वही एक्सप्रेस होते हैं। तो इस वाले बीज में प्रभावी विशेषक राउंड और इस वाले बीज में प्रभावी विशेषक येलो। तो जो बीज बनेगा वो क्या बनेगा, राउंड और येलो बनेगा। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में होते हैं। ये अपूर्ण जोड़े वाले गुणसूत्र कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो मानव में जो सारे गुणसूत्र जो मतलब टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें जो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, 22 जोड़े पूर्ण जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण जोड़े में होते हैं। मगर जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, 122 होता है, जिससे लिंग का निर्धारण होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण जोड़े वाला गुणसूत्र क्या हो जाएगा, 122 गुणसूत्र। तो हमारा ऑप्शन 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो 122 गुणसूत्र होते हैं वो अपूर्ण जोड़े में होते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 7 का था कि बच्चे का नरत्व निर्धारण होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो मतलब माता का गुणसूत्र होता है वो XX होता है और पिता का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, XY होता है। अगर माता का X गुणसूत्र और पिता का भी X गुणसूत्र मिल जाता है तो इससे क्या होती है, लड़की का उत्पत्ति होती है। और माता का X गुणसूत्र और पिता का Y गुणसूत्र मिलता है तो इससे किसकी उत्पत्ति होती है, लड़के की उत्पत्ति होती है। तो नरत्व का निर्धारण किससे होता है, पिता के Y के गुणसूत्र से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नरत्व का निर्धारण किससे होता है, युग्मनज में Y गुणसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 8 का था कि एक युग्मनज में जिसमें पिता से वंशागत किया गया X गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा। अब चूंकि क्या होता है कि जो महिला होती है उसमें दोनों गुणसूत्र XX पाया जाता है और पिता में क्या क्या आता है, XY पाया जाता है। अब चूंकि पिता का X और महिला का X मिलेगा तो इससे किसकी उत्पत्ति होगी, लड़की की उत्पत्ति होगी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का था कि गलत कथन चुनिए। कथन ए का था कि एक समष्टि में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है। तो यह हमारा कथन क्या है, सही है कि मतलब कुछ पीढ़ियों तक जब जीनों की प्रकृति में मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है तो उससे क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। कथन बी कहता है कि भूखमरी के कारण जीव के भार में कमी का आनुवांशिक रूप से नियंत्रण है। तो यह हमारा कथन असत्य हो जाएगा। भूखमरी है जो क्या है, ये इसका आनुवांशिक रूप से कोई नियंत्रण नहीं होता। ये लोगों के क्या क्या भौतिक नियंत्रण होता है। ये लोगों का खान पान पे क्या करता है, निर्भर होता है। इस पे क्या होता है, भौतिक नियंत्रण होता है और ये लोगों के खान पान पर निर्भर करता है। तो कथन बी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भूखमरी का आनुवांशिक रूप से कोई नियंत्रण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 कहता कि नई स्पीशीज का निर्माण हो सकता है जब, कहता कि नई स्पीशीज मतलब नए प्रजाति का निर्माण होने के लिए क्या, जनन कोशिकाओं का डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो ये सही है कि मतलब जब जनन किसी चीज के या जनन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन जब कर दिया जाता है तो नई प्रजाति का निर्माण होता है, नई प्रजाति का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। दूसरा है कि उन युग्मनजों के गुणसूत्रों की संख्या में क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। तो ये भी सही है कि मतलब जो अलग अलग प्रजाति होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होता है। जब युग्मनजों के गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन आ जाएगी तो इससे भी क्या हो जाएगी, नई प्रजाति का क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। उसके बाद कथन 3 कहता है कि आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये गलत है। बिना आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन हुए नए स्पीशीज का निर्माण नहीं हो सकता। कथन 4 कहता है कि जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता। तो ये भी गलत है। बिना मैथुन के क्या नई प्रजाति का निर्माण नहीं हो सकता। तो हमारा कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मटर के 2 पौधों से जिनमें एक गोल हरे बीज वाला और दूसरा झुर्रीदार और पीले बीज वाला था। जब F1 पीढ़ी की उत्पत्ति हुई तब उसके गोल बीज और पीले रंग के बीज बने। आपने देखा कि मतलब जो RR है क्या था, राउंड और ग्रीन था। इसका संकरण किससे कराया गया, ब्रिंकल्ड मतलब क्या, झुर्रीदार और पीले बीज से कराया गया। तो इससे जो F1 क्या होगा, F1 जनरेशन की उत्पत्ति होगा वो क्या होगा। आपने बताया कि F1 जनरेशन में क्या होता है कि जो प्रभावी होता है वहीं क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो इससे जो बीज बनेगा वो क्या बनेगा, राउंड मतलब गोल और पीले बीज बनेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि जब एक गोल हरे पौधे को झुर्रीदार पीले पौधे के साथ क्या गया, संकरण कराया गया तो इससे जो बीज बने F1 जनरेशन में वो गोल और पीले बने। फिर इस गोल पीले बीज को गोल पीले बीज से क्या किया गया, दोबारा संकरण कराया गया। तो F2 जनरेशन में जो बनेंगे उसमें 315 गोल पीले बीज बनेंगे, 108 गोल हरे बीज बनेंगे, 101 झुर्रीदार पीले बीज बनेंगे और 32 झुर्रीदार हरे बीज बनेंगे। तो कहता है कि निम्नलिखित में F2 जनरेशन में निम्नलिखित में कौन से नए समूह बने। तो पहले आप देख सकते हैं कि गोल हरे पहले से थे तो ये हमारा नहीं हो सकता है। झुर्रीदार पीले भी पहले से थे तो ये भी नहीं हो सकता है। तो जो नया समूह बना उसमें से क्या है, गोल पीले हो जाएंगे और झुर्रीदार हरे हो जाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोल पीले और झुर्रीदार हरे। ऑप्शन 1 तथा 4 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे गए। बताइए कि इनमें से कौन कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो समजात संरचनाएं क्या होती है कि मतलब जिसका बनावट क्या हो, सेम हो, बनावट क्या हो, समान हो
मगर उसका काम क्या हो, कार्य क्या हो, अलग हो, कार्य क्या हो, अलग हो। तो वैसे संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, समजात संरचना कहते हैं। तो पहला है गाजर और आलू। तो गाजर और आलू नहीं हो सकता, क्योंकि गाजर का बनावट अलग होता है, आलू का बनावट अलग होता है। दूसरा है गाजर और टमाटर। तो गाजर और टमाटर भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का बनावट क्या होता है, अलग होता है। तीसरा है मूली और गाजर। तो ये हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि मूली और गाजर जो है इसका बनावट और क्या है, समान है, हमारे इसके कार्य क्या है, अलग अलग हैं। तो मूली और गाजर क्या करेंगे, समजात संरचनाओं को प्रतिनिधित्व करेंगे। सही कथन चुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सही कथन को चुनिए। कथन एक कहता है कि मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का प्रनाभ वृंत समजात अंग है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि समजात अंग क्या हो, कि बनावट क्या हो, सेम हो, मगर कार्य क्या हो, अलग हो, कार्य क्या हो, अलग हो। तो वैसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जो तो हमारा देख मटर का पौधे का प्रतान, तो प्रतान को हम लोग क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। और नागफनी का जो पौधे का जो मतलब प्रनाभ होता है वो भी क्या है, अब ये क्या है कि जो मटर का पौधे का प्रतान है, टेंड्रिल है, और जो ये क्या है, नागफनी है, जो दोनों क्या है, शाखाएं का मॉडिफाइड रूप है। तो दोनों का बनावट सेम है, मगर दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। जो टेंड्रिल होता है वो क्या मतलब मटर के पौधों को सपोर्ट देने के लिए होता है, और जो नागफनी का प्रनाभ होता है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए यूज होता है। तो दोनों का बनावट सेम है, दोनों तना के मतलब क्या है, मॉडिफाइड रूप है, विकसित रूप है, मगर दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। तो हमारा कथन एक सही हो जाए कि दोनों क्या है, समजात अंग है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो जीवाश्म क्या होता है कि मतलब जब जीवों के अवशेष या पेड़ पौधे के अवशेष पृथ्वी के अंदर काफी लंबे समय तक दबे रहते हैं, पृथ्वी के अंदर लंबे समय तक दबे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जीवाश्म का निर्माण होता है। अब जो चीज जितना ज्यादा गहरा गया है, इसका मतलब हो सकता है कि वो क्या है, उतनी ही ज्यादा समय से क्या है, ज्यादा समय से क्या है, दबा हुआ है, ज्यादा समय से क्या है, दबा हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन बी सही हो जाएगा कि क्या है, कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, इसलिए वो जीव क्या है, बहुत ज्यादा गहरी परतों में क्या हो गया था, चला गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कहता है विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है कथन ए कहता है कि किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है। तो यही कथन सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि किसी स्पीशीज की सभी विविधताएं बनी नहीं रहती। सभी विविधताएं क्या होती है, बनी हमेशा के लिए बनी नहीं रहती है। क्या होता है कि जो उपयोगी विविधता होते हैं, जो क्या होते हैं, उपयोगी विविधता होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, वहीं बरकरार रहते हैं, बाकी विविधता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हमारा कथन ही क्या है, विविधता के संदर्भ में सही नहीं है कि सभी विविधताओं संभावना समान होती है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी जीव के विशेषक पर क्या होता है कि किसी भी जीव का निर्माण क्या होता है, माता और पिता के गुणसूत्र के मिलने से होता है। तो किसी भी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ेगा, माता और पिता दोनों के डीएनए का, माता और पिता दोनों के डीएनए का क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो कहता है वो वर्ग चुनना है जिसमें साझे लक्षण क्या किए जाते हैं, सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो एक कथन एक कहता है कि एक स्पीशीज की दो व्यष्टियों में, मान लीजिए कि एक स्पीशीज क्या मानव जाति है और इसके दो व्यष्टि कौन है, पुरुष तथा महिला, पुरुष तथा महिला। तो आपने पढ़ा होगा कि पुरुष तथा महिलाओं में ज्यादातर सबसे अधिक संख्या में लक्षण क्या किए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि मतलब एक साझे लक्षण सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं, एक स्पीशीज के दो व्यष्टियों में। क्वेश्चन नंबर 18 का था कि विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीशीज का निर्माण समानता किसके कारण होता है। कहता है कि विकास का सिद्धांत के अनुसार नई स्पीशीज का निर्माण समानता किसके कारण होता है। तो कथन एक आता है कि प्रकृति द्वारा अचानक हरी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण। तो ये गलत हो जाएगा, अचानक हरी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण नई स्पीशीज का निर्माण नहीं होता।
कथन बी कहता है कि कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होने से। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जब कई पीढ़ियों तक विविधताएं जमा होते जाती है तो उसके कारण क्या होता है, आगे चलकर एक दिन क्या होता है, नई स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। तो हमारा कथन भी क्या है कि सही है, नई स्पीशीजों का निर्माण में किसका हाथ होता है, कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि नीचे दी गई सूची में से उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, वंशागत नहीं। कहता है कि उन लक्षणों का चुनाव करना है जो वंशागत नहीं होते हैं। तो पहला कहता है आग का रंग, तो आग का जो रंग होता है वो क्या होता है, वंशागत होता है। दूसरा कहता है कि त्वचा का रंग, तो त्वचा का रंग भी क्या होता है, वंशागत होता है। तीसरा शरीर का आकार, तो जो किसी व्यक्ति का शरीर का आकार होता है वो भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, इसका वंश से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि किसी मतलब जो शरीर का आकार है जो उपार्जित किया जा सकता है, इसका वंश से लेना देना कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि नर और मादा युग्मकों द्वारा साथ लिए जाने वाले विशेषकों के दो रूपांतरण कहाँ स्थित होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि मतलब जब नए गुमनज का निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, 50% पुरुष और 50% महिला का मतलब क्या होता है, गुजीनों का शेयर होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, एक ही गुणसूत्र की प्रकृतियों पर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि उन कथनों का चुनाव कीजिए जो जीनों की विशिष्टताएं बताते हैं। कहता है उन कथनों का चुनाव करना जो जीन की विशेषता बताते हैं। पहला कहता है जीन डीएनए में अनुबेसों के विशिष्ट क्रम में रूप होते हैं। तो ये हमारा क्या है, सही है, जो डीएनए होते हैं अनुबेसों के क्या होते हैं, विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। कथन 2 कहता कि जो जीन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता, तो ये कथन गलत है, जीन प्रोटीनों का कुटन करता है। अगला कथन तीसरा कहता है किसी स्पीशीज की व्यष्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है। तो ये भी सही है कि किसी स्पीशीज की व्यष्टियों में एक विशिष्ट जीन क्या होता है, एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है। तो ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। कहता है प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है। तो ये भी हमारा कथन क्या है, गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 तथा 3 सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक मटर के एक शुद्ध पौधे क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी तथा एक शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराएगा। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बने बौने पौधे का अनुपात क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कि जब मतलब बड़े पौधे और छोटे पौधे का संकरण कराया जाता है तो बनता है जो क्या बनता है, उसमें मतलब जो प्रभावी होता है सिर्फ वही एक्सप्रेस होता है। तो इस तरह से पौधा बनेगा जो लंबा होगा, ठीक है। अब कहता है कि इस लंबे पौधे का खुद से मतलब F2 जनरेशन के लिए फिर से क्या कराएगा, संकरण कराएगा। तो इस तरह से जो पौधे बनते हैं वो क्या बनते हैं, टीटी, दोनों कैपिटल टी, टीटी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी और फिर दोनों स्मॉल टी। तो इस तरह से पौधे बनते हैं जो पहला लंबे, ये भी लंबे और ये भी लंबे, और जो ये होता है वो क्या होता है, बौना होता है। तो कहता है कि लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा। 3 पौधे लंबे बनेंगे और 1 पौधे बौने बनेंगे F2 संकरण में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मानव के युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों की युग्मों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के युग्मनजों में लिंग गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। मानव में कितने 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें जो 1 जोड़ा होता है वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीजों के विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कुछ डायनासोरों पर पिच्छू मौजूद थे किंतु वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ कि आपने पढ़ा कि क्या होते हैं कि डायनासोरों में पिछ मौजूद थे लेकिन उड़ नहीं सकते थे, और पक्षियों पर क्या होते हैं, पर मौजूद होते हैं। तो उन्हें में उड़ने में वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक क्या होता है, समवर्ती अंग होता है। क्या होता है, समवर्ती अंग, जो क्या होते हैं आकार में समान नहीं होते, आकार में समान नहीं होते हैं, मगर उनका कार्य क्या होता है, समान होता है। कार्य क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब हुआ कि मतलब क्या हुआ कि जो पक्षियों की उत्पत्ति थी वो किससे हुआ, सरीसृपों से हुआ। पक्षियों की उत्पत्ति किससे हुआ, सरीसृपों से। मतलब
डायनासोर उड़ नहीं सकते थे, मगर जब उनका विकास हुआ धीरे धीरे तो उनसे एक नए प्रजाति का उत्पत्ति हुआ जिसके उसी के जैसा थे, मगर उसके कार्य उससे क्या हो गए, मतलब वो क्या कर सकते थे, उड़ सकते थे। तो कथन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थे क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 9 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सोल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।